देंगे। इसके अलावा जो पीडीएफ पेंडिंग है वो राहुल आज दे देंगे और कल आपको मिल जाएंगी। ठीक, कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम चैनल पे। और जो नोट्स अपडेट होने में अभी कितना टाइम है? नोट्स अपडेट होने को बात हुई, हो जाएगा कल सीडीपी का, और बाकी के भी करा दो यार, टाइम है नहीं हम ज्यादा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से पोल में जवाब देंगे, हम ऑलरेडी लेट हैं तो और समय नहीं लगाएंगे। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आपका क्या ख्याल है ना? पोल में जवाब देंगे। हिंदी पेडागोजी जहां भी पूछी जाती है, ऑफ कोर्स सीटेट के लिए तो ये है ही, हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। यानी भाषा सीखना, लैंग्वेज को लर्न करना या लैंग्वेज को सीखना नेचुरल प्रोसेस नहीं है, यदि हम ये मान के चल रहे हैं तो सबसे उचित विकल्प कौन सा होगा? यानी नेचुरल नहीं है, एफर्टफुल है, भाषा को एफर्ट कर करके सीखा जाता है, ये स्वाभाविक रूप से नहीं सीखी जाती। ये क्वेश्चन ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कहूंगी स्वाभाविक सीखी जाती है। बट अगर ऐसा माना जाए तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा बेहतर होगा? पहला ऑप्शन है भाषा प्रयास से सीखी जाती है, यानी एफर्ट करके सीखी जाती है। भाषा एक प्रणाली है, यानी एक सिस्टम है, इसमें भाषा अपने आप में अद्वितीय है। या फिर भाषा में, ये लिखा हुआ गलत है, अद्वितीय, भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है, यानी चेंज होती रहती है। बताइए फटाफट से, अगर नेचुरल प्रोसेस में चेंज भी तो हो सकता है, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, यानी ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया अगर है तो इसमें बदलाव नहीं हो सकता, ये थोड़ी कहेंगे। अद्वितीय है, बात कुछ और चल रही है, यहाँ पे कुछ और बात हो रही है। भाषा एक प्रणाली है, सिस्टम है एक, तो ऐसा थोड़ी है कि सिस्टम है तो फिर सिस्टम को स्वाभाविक रूप से नहीं सीखा जा सकता। अगर हम बात करें सूबों वाली जो 4 कौशल हैं भाषा के, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो क्या ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है? क्या ये जो सिस्टम है या नियम है जो कि आपके नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं, क्या वो स्वाभाविक रूप से नहीं सीखे जा सकते? सीखे जा सकते हैं, प्रणाली है तब भी। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन सही बचता है, भाषा प्रयास से सीखी जाती है। यानी जब हम नेचुरल नहीं मान रहे इसको, नेचुरल का मतलब क्या है यहाँ पे? नेचुरल का मतलब है यहाँ पे कि स्वाभाविक प्रक्रिया। स्वाभाविक प्रक्रिया में क्या होगा? भाषा अधिग्रहण होगा, भाषा अर्जन होगा, जिसको नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है, हमारे अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र है, कहीं इमेजिनरी ब्रेन में हमारे काल्पनिक है, और जिसके माध्यम से हम भाषा जो भी आसपास हमारे होती है, हमारा ब्रेन, हमारा जो दिमाग है उसको संग्रहित कर लेता है या अर्जित कर लेता है, और हम भाषा सीख जाते हैं बिना किताब के, बिना कॉपी के, बिना टीचर के। हम अपने माहौल से अपनी मातृभाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो अगर ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तो प्रयास करना पड़ेगा, उसमें तो प्रयास नहीं करना पड़ता, बच्चा तो अपने आप भाषा सीख जाता है। तो अब यहाँ पे बस इतना ही अंतर है। अगर हम देखें यहाँ कि भाषा अधिगम जो है, यानी भाषा सीखना कह लीजिए या अधिगम कह लीजिए, भाषा अधिगम लिखा हो या भाषा सीखना, कई बार सीखना अलग अलग तरह से यूज हो जाता है, अर्जन के लिए भी, ठीक। और अगर भाषा अर्जन लिखा है या फिर अधिग्रहण लिखा है, क्या लिखा है? अधिग्रहण लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस मेन डिफरेंस यही है कि सीखने में प्रयासरत रहना पड़ेगा, अभ्यास लगेगा, प्रयास लगेगा, एफर्ट लगेगा। वही जो अर्जन है, अर्जन मतलब आपने अर्जित कर लिया, है ना, ये विरासत में मिलती है हमको एक तरह से अगर देखा जाए, ठीक। तो हमने इसमें कुछ खास एफर्ट किया नहीं है, हमें मिल गया है। तो अर्जन अधिग्रहण क्या है? स्वाभाविक है, इसमें कोई अलग से प्रयास नहीं करता, बच्चा अपने आप सीख जाता है। पहले तुतला के बोलेगा, कई बार गलत भी बोलेगा, जो उसने आसपास से सुना उसके ब्रेन में भरा, और आंतरिक क्षमता है मनुष्य में भाषा सीखने की, ये बात बाबा नॉम चॉम्स्की कहते हैं। तो ये भाषा अर्जन या अधिग्रहण क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। वही अधिगम जो है वो प्रयासरत या अभ्यासरत प्रक्रिया है, जिसमें आप स्किल्स, भाषा के जो कौशल हैं वो अलग अलग सीखते हैं, मतलब साथ में सीखते हैं, बट वो प्रक्रिया है, सीक्वेंस में आप सीख रहे हैं या एक साथ चल रहे हैं, दोनों ही चीजें होती हैं। व्याकरण सीखते हैं, भाषा का नियम सीखते हैं, आप स्कूल में टीचर का सहारा लेते हैं, ठीक। तो भाषा प्रयास से सीखी जाती है, ये बात है जो सपोर्ट करेगी इस कथन को कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कई सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डाला है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, बहुत रिपीट होते हैं, सिलेबस सेम ही रहता है, ठीक। फटाफट से बताओ, सही बोल रहे हो नवाज, इसको ठीक करेंगे यार हम। एस्टेट के लिए मैराथन लो, एस्टेट कब है एग्जाम? थोड़ा सा मैं अभी इस पे नजर नहीं रख पा रही हूँ, देखती हूँ, अगर हो पाएगा तो बिल्कुल लो, देखो एक बार। और फटाफट से सेकंड क्वेश्चन देखो, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान, यानी प्रेजेंटेशन के दौरान, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाई हर बच्चा अपनी राय दे रहा है, ठीक, अपनी ओपिनियन,
प्रेजेंट करेगा। भाषा अध्यापक के रूप में आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? आप एक लैंग्वेज टीचर हैं, आप बच्चे जो अपनी राय दे रहे हैं एक एक करके, उसको किस बेसिस पे आप उसका आकलन करेंगे, ये पूछना चाहता है कभी क्वेश्चन या एग्जामिनर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? भाषा में प्रवाह यानी फ्लुएंसी कितनी है। इंग्लिश और हिंदी में सेम आते हैं ट्रांसलेटेड क्वेश्चंस आजकल, तो कोई अंतर बचा नहीं है भाषा में, बस ट्रांसलेशन का अंतर बचा है, चाहे लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2 हो। ठीक, तो भाषा में प्रवाह यानी फ्लुएंसी यानी प्रवाह से बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, अटक अटक के बोल रहे हैं या प्रवाह से बोल रहा है बच्चा। हाँ, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रवाह होना चाहिए, ये नहीं एक शब्द आज बोला दूसरा कल बोल दिया, या कोई प्रवाह ही नहीं, फ्लुएंसी ही नहीं है बोलने में, शब्दों के बीच में या जिस तरह से बोला जा रहा है उसमें प्रवाह ही नहीं है। विषय वस्तु में निपुणता यानी जो विषय वस्तु है, जो भी कंटेंट है उस प्रस्तुतिकरण में, उसमें बच्चा निपुण है या नहीं है। अगर निपुण है तब तो अपनी बात को अच्छे से कह पाएगा, बात तो सही लग रही है। विभिन्न लेखकों के कथन यानी दूसरे लेखकों के कथनों को वो कोट कर पा रहा है या नहीं, या प्रस्तुतिकरण शैली। अब प्रस्तुतिकरण में जो शैली है, जिस तरह से वो जिस लहजे में पेश कर रहा है, वो भी तो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अलग अलग जवाब आप लोग दे रहे हैं। मेरे ख्याल में क्या मतलब, बोर्ड भी यही आंसर मानेगा। विभिन्न लेखकों के कथन से ज्यादा, अब यहाँ पे चारों का ऑप्शन है हमारे पास नहीं है, तो सबसे कमजोर हमें यही लग रहा था, इसको हटा देंगे। तो जहां पे भी थर्ड है वहां से हटा दो, सिंपल आंसर बच गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कैसे? भाषा में प्रवाह फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है प्रस्तुतिकरण में। विषय वस्तु में निपुणता अगर नहीं होगी तो बच्चा अपनी राय कैसे प्रस्तुत करेगा, ये बताओ आप। प्रस्तुतिकरण शैली, जिस लहजे में वो पेश कर रहा है, प्रेजेंटेशन स्टाइल जो है वो भी मैटर करेगा। विभिन्न लेखकों के कथन बेशक ना हो क्योंकि वो अपनी राय दे रहा है, तो जरूरी नहीं है विभिन्न लेखकों के कथन वहां उतना महत्व रखें। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा। अभिकथन और कारण को लेकर के सवाल है, देखते हैं। रागिनी चौबे, ये कैसा सवाल है? कह रही है मैम सीटेट रिजल्ट हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी? हार्ड कॉपी नहीं मिलती है अब, 2016 के बाद से यानी 2018 से डिजी लॉकर में ही सिर्फ आपका रिजल्ट विजिबल होता है। आप प्रिंट लेना चाहें मार्कशीट का वो एक अलग चीज है, वहां से निकलवाना चाहें अलग चीज है, लेकिन घर पे हार्ड कॉपी अब नहीं आती है। 2016 तक आती थी, दिसंबर 2018 वाले एग्जाम के बाद से हार्ड कॉपी नहीं आती है। ठीक, सीटेट रिजल्ट की ये वो जो मार्कशीट है आपकी, उसकी हार्ड कॉपी नहीं आती है। क्लियर? वो आपको डिजी लॉकर जो ऐप है वही मिलेगा अदर मार्कशीट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए, यानी आपको कथन पढ़ने हैं और सही विकल्प का चयन करना है। सही ऑप्शन कौन सा है? अभिकथन या स्टेटमेंट क्या है? भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए, यानी इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, IEP कहते हैं, यानी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रख के, अगर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों की नीड को समझ करके तब एक लेसन प्लानिंग की तैयारी हो। ये बात एकदम सत्य घटना पे ही आधारित है, एकदम सही है, ट्रू है। इसका रीजन क्या बताया है? नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है, यानी जब बच्चा नई भाषा सीखेगा तो डाइवर्सिटी आएगी। बात तो ये भी सही है, लेकिन क्या ये सीमा सचिन के लिए सही है? नहीं है, क्योंकि ये भी सही है, यानी सचिन भी सही है, सीमा भी सही है, लेकिन एक दूसरे के लिए यहाँ पे सही नहीं है, है ना? मतलब क्या कहने का कि ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आर जो है ए का रीजन भी हो। समझ पा रहे बात को? तो नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। भाई नई नई भाषाएं बच्चा जानेगा, अलग अलग भाषाएं बच्चे बोलते होंगे, विविधता होगी, डाइवर्सिटी होगी। लेकिन पूछा क्या था या बात क्या चल रही थी कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को ध्यान में रख के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सकेगा। वो बात तो कारण में कही नहीं गई। तो ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात सही है नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से देखिएगा। ये कहता है प्रधान अध्यापिका ने, यानी जो प्रिंसिपल है स्कूल में, भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। यानी जो आपका अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, चाहे वो चार्ट है, कोई अलग से कोई किताब आती है, कोई फ्लैश कार्ड है, कोई और कुछ दिखाना है क्लासरूम में, तो पुस्तक के साथ साथ बाकी सामग्री के लिए भी कहा। बात सही है नहीं है? बताओ फटाफट से। सही है? क्लियर है बात यहां तक? हाँ, तो ये बात सही है। फिर अगर हम देखें, चयन करने के लिए कहा कि भाई चूज कर लो क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करो किताब के साथ साथ, पुस्तक के साथ साथ, क्योंकि पुस्तक एकमात्र संसाधन नहीं है कक्षा में पढ़ाने का। इनका कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, यानी टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द क्लासरूम। ठीक, इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है।
क्या प्रासंगिक नहीं है या क्या कॉन्टेक्चुअल नहीं है, क्या उचित नहीं है। पहला है पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता। ये तो सही बात है भाई, जो पुस्तक और संसाधन है वो बच्चे के लिए हेल्पफुल होने चाहिए, सही है। बच्चों की अधिगम या अनुकूल होने चाहिए बच्चे के स्तर के हिसाब से, बच्चे के लिए इन जनरल, ठीक। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं। बच्चे की नीड्स क्या है सीखने की, है ना, वो किस क्लास का बच्चा है, उस स्तर के हिसाब से आप किताबें और अदर मटेरियल चूज करते हो, ये बात भी सही है। विद्यार्थियों का क्या स्तर है, अगेन सेम बात भाई, उनका कॉग्निटिव स्तर क्या है, वो उनकी एज क्या है, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, ये यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है, ये प्रासंगिक नहीं है कि जो अवधारणात्मक, जो कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है और इंटेंसिटी है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे आप चूज कर रहे हैं या फिर कॉन्सेप्चुअली उसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मुश्किल चीज ही चूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नहीं लिखा हुआ था। नहीं वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करते हैं हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, फटाक से देखेंगे। ये कहता है छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं, यानी 6th क्लास के कुछ बच्चे हैं, लर्निंग डिफिकल्टी इनको आ रही है, लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी है, कुछ भी हो सकता है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, आपका मॉर्फिया, कुछ भी हो सकता है। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे, आपको इंक्लूड तो हर बच्चे को करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन यही कह रहे हैं ना, सभी के लिए शिक्षा, तो कैसे उसको इंक्लूड करेंगे। 6th क्लास की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है उनका एक विशेष समूह बनाकर, यानी जिन बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टी है उनके लिए एक अलग से ग्रुप बना देंगे, ये एबिलिटी ग्रुपिंग हो जाएगी, और ये आपको नहीं करनी होती है। जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हर एक बच्चा, हर तरह का बच्चा एक छत के नीचे सीख सके, ये नहीं उनको अलग थलग कर देंगे, सेग्रीगेट नहीं करना है, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में इसको स्वीकार नहीं किया जाता, तो अलगाव तो नहीं करेंगे हम कि अलग से इन्हीं का सिर्फ जिनको लर्निंग डिफिकल्टी है उनका अलग से ग्रुप बना दिया, जैसे ईशान अवस्थी था तारे जमीन पर में, तो ऐसे और 4 बच्चों का अलग ग्रुप बना दिया, फिर एक क्लास में पढ़ाने का फायदा क्या हुआ, फिर तो वो इंटीग्रेटेड एकीकृत शिक्षा हो गई, वो समावेशी शिक्षा नहीं कहलाएगी। सेकेंड ऑप्शन क्या है, विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके, यानी जो कंटेंट है उसकी मदद से आप बेसिकली जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, चार्ट्स हैं, बाकी चीजें, उनकी सहायता लें। तो बच्चे को अगर मान लीजिए लिखने में दिक्कत है तो वो प्रिंटेड मटेरियल, डिस्ग्राफिया है मान लीजिए, तो उसको देख करके वो हेल्प मिल जाएगी उसको, ये बात सही है, अलग तरीके आपने अपनाए। सी ऑप्शन है उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, यानी जो अदर स्टूडेंट्स हैं क्लास के उनके साथ इंक्लूड करके रखेंगे, बात तो सही है। फिर आता है डी ऑप्शन, उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करके, हाँ भाई आपको इंक्लूड करना है हर बच्चे को, तो बी, सी और डी जो है हमें यहाँ सही लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, इस हिसाब से फोर्थ इज द राइट आंसर। बात सही है नहीं, आप लोग अपने आप ही सही जवाब दे रहे हैं। वैसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक अध्यापक शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल यानी और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती है। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या करती है, यानी जब बच्चा पढ़ रहा है तो वो किस तरह से उच्चारण करता है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, या उसमें अगर सुधार करना है तो जो भी गलतियां बच्चे की उच्चारण में हो रही है वो हफ्ते में यानी सप्ताह में एक बार टीचर उस पर फीडबैक देती है। तो बताओ फिर क्या जवाब होगा इसका? क्या कर रही है टीचर? त्रुटि विश्लेषण कर रही है कि गलती ये है, गलतियों के बारे में समझ, उदाहरण देखिए, गलतियों के बारे में समझ बनाती हैं। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती हैं। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही हैं? क्या सुधारना है? अच्छा, त्रुटि वो बता रही हैं, त्रुटियों गलतियों के बारे में बात कर रही हैं, वो एरर्स के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन पूछा क्या है, वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही हैं? फीडबैक दे रही हैं, ठीक है ना। त्रुटि विश्लेषण एक नजर में ऐसा लग सकता है कि ये इसका जवाब है, नहीं, त्रुटि विश्लेषण शामिल है प्रतिपुष्टि में। और मैं बहुत बार कहती हूँ कि वो ऑप्शन बेस्ट है जो बाकियों से बेस्ट हो, बाकी के 3 ऑप्शन से या तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो उसको चूज कर लो, या फिर वो ऑप्शन बेस्ट है जो बाकी को अपने अंदर समाहित कर ले। तो त्रुटि विश्लेषण ऑलरेडी ही फीडबैक में यहाँ शामिल हो चुका है, ठीक। उदाहरणों के माध्यम से उच्चारण का शिक्षण, उदाहरणों के माध्यम से नहीं, यहाँ पे त्रुटि का भी विश्लेषण कर रही है, फीडबैक दे रही है हफ्ते में एक बार, ठीक। संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, इसकी बात नहीं हो रही है। पूछा जा रहा है कि क्या कहलाएगा, तो ये प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है? यानी एक है आपका प्रक्रिया उपागम, दूसरा प्रोडक्ट कहते हैं उत्पाद उपागम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हिंदी में, ठीक। प्रोडक्ट और प्रोसेस राइटिंग हिंदी इंग्लिश दोनों पेडागोजी में आता है, ठीक। बहुत बड़े रागनी। चलिए, तो यहाँ पे पूछा है प्रक्रिया उपागम, यानी लिखना सीखना है लिख करके, ठीक है। लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग इटसेल्फ। लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है, यानी प्रोसेस राइटिंग,
अब इसमें पहले मंथन होगा क्योंकि प्रोसेस है ना, प्रोडक्ट में क्या होता है पहले से एक परफॉर्मा है ना। और भाई यहाँ पे जो है एक लेटर मान लीजिए आप लिख रहे हैं तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे इसके इतने नंबर मिलेंगे, फिर लास्ट में थैंक यू लिख देंगे। वो एक प्रोडक्ट राइटिंग का पार्ट हो गया कि पहले से जो है एक सेटअप तैयार है आपका, स्टेप बाय स्टेप चीजें वहां गिवन है। ठीक, प्रोसेस राइटिंग में थोड़ा सा प्रोसेस के साथ बहने वाली बात है यहाँ पे, यानी आप प्रक्रिया में फ्लो में होते हैं, समझते हैं क्या कहानी है। अब आप अपनी तरफ से कोशिश करें दिखाना कितने % लोग जवाब दे रहे हैं, कौन सा 2% ऑप्शन ना, बहुत बढ़िया। तो अगर हम देखें 74% लोग सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं जो कि सही भी है एकदम। अब इसको समझते हैं। अगर हम देखें मानस मंथन किया जाता है पहले, जिसको आप एक तरह से कह सकते हो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इंग्लिश में, मस्तिष्क उद्वेलन, बैठ के बच्चे ग्रुप में मंथन कर रहे हैं कि अच्छा क्या लिखेंगे, किस बारे में लिखेंगे, क्या टॉपिक्स होंगे, सब अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है बात। फिर आता है प्रारूपण, यानी अब आप एक ड्राफ्ट टाइप बनाते हैं कि ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। तो ये फर्स्ट हुआ। फिर सेकंड, देन आप आते हैं दोहराना, यानी अगर रिवीजन उसमें कुछ करना है, एडिटिंग कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप करते हैं। फिर आप प्रिंट के लिए भेजेंगे, प्रूफ रीड करके संपादन में आ जाएगी वो प्रोसेस। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इंग्लिश पेडागोजी भी कराऊंगी यार, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, यानी ट्रांस लैंग्वेज कह देते हैं इसको, ट्रांसलिंगुअलिज्म भी कहते हैं, के बारे में क्या सही नहीं है, नॉट राइट पूछा है। दूसरी एक भाषा से दूसरी भाषा, यानी कोड स्विचिंग बोलते हैं इसको, और ट्रांसलिंगुअलिज्म या ट्रांस लैंग्वेज बोल देते हैं। तो इसमें कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग आपको याद होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। फटाफट से बताएंगे, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, है ना। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने के बारे में क्या सही नहीं है, पहले आप जवाब दीजिए, फिर हम इस पे आएंगे। ठीक है ना। नहीं, बैच में हुई थी, आज दोनों क्लासेस हुई थी भाई। तो भाषाओं के बीच अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, एक ही, ये तो सही है भाई, अनुवाद होता है तभी तो ट्रांसलिंगुअलिज्म कह रहे हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में कई बार दूसरी भाषा के शब्दों को मिक्स करना होता है। एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, हाँ ठीक है। यह बहुभाषावाद को समुन्नत करता है, यानी बढ़ावा देता है, हाँ भाई ठीक है, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेज यूज हो रही है। यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है, ये कहना एकदम गलत होगा, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नहीं है वो पूछा था जो सही ना हो। ठीक है जी, डी क्लियर है। बात हो रही है एक ही बोली जाने वाली है लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, है ना। तो इसमें कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग की बात हो रही है। अगर हम देखें तो कोड स्विचिंग की बात हो रही है। कोड स्विचिंग क्या है, ये ट्रांसलिंगुअलिज्म में, यानी आप एक भाषा से दूसरी भाषा में जा रहे हैं, उसमें एक तो है कोड स्विचिंग, है ना, ये बहुत पूछा जा रहा है अभी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और दूसरा है कोड मिक्सिंग। क्या है दूसरा? कोड मिक्सिंग। बात सही है या नहीं है? कोड मिक्सिंग। ठीक है। अगर हम देखें यहाँ तो कोड स्विचिंग में मान लीजिए आप इंग्लिश में बात कर रहे थे, हिंदी में चले गए, ठीक है, स्विच कर लिया। कोड मिक्सिंग में आपने हिंदी में कुछ शब्द मिक्स कर लिए, जैसे मैंने अभी मिक्स बोला तो ये हिंदी भाषा में मैंने मिक्स कर लिए, तो दो भाषाओं के शब्द मिक्स हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या पूछा है। आपसे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा जी धन्यवाद, मेहनत भी कीजिए, सिर्फ मोटिवेशन गाड़ी नहीं खींचेगा, दोनों ही चीजें चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। किस तरह के प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बनाते हैं, जो पढ़ने के लिए दिया गया उसके आगे वो कुछ सोच पाए, उन्हें क्या कहेंगे? निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न, यानी कंक्लूजन ड्रॉ करने की बात हो रही है। सेकंड है संकलनात्मक प्रश्न, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न, या रचनात्मक लेखन प्रश्न। पूछा जा रहा है पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बना रहे हैं, यानी जो लिखा हुआ है उसके परे बच्चा सोच पाए। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे होगा कि दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े हुए प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव भी कहते हैं इनको कई बार, कि चिंतन आपका जो है वो जागरूक होगा, है ना। रचनात्मकता अपने आप निकल करके आएगी, उसके आगे जा रहे हैं आप। सिर्फ कुछ नए करने की बात होती तो हम रचनात्मकता के साथ चले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखिएगा एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न कह रहा है, एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत और वाक्यात्मक संकेत बनाती है,
और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। यहाँ कौन सा मॉडल अपनाया गया, ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन इस पे आता ही है, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच है, इन दोनों में से कोई एक है, आपको पहचानना है। एक पाठक यानी एक रीडर है, अपने पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज जो उनको पता है का उपयोग करके अर्थगत और वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। यानी अर्थ समझ रही है, पहले मीनिंग क्या होगा, सार क्या होगा, कहना क्या चाह रहा है कवि, जो भी वो पढ़ रही है उसमें अर्थ निकालने की कोशिश कर रही है, वाक्यात्मक संकेत पे जा रही है, फिर सेंटेंस पे जा रही है और बाद में अन्य विशिष्ट जानकारी जैसे वर्ड मीनिंग हो गया, है ना, या आपका जो मतलब ऊपर से नीचे की ओर, यानी सबसे ऊपर क्या है, अर्थ का निकालना या समरी को पकड़ना, फिर जाके सेंटेंस स्ट्रक्चर पकड़ रहे हैं, फिर सेंटेंस में भी वर्ड्स शब्दों पे आ जाएंगे, है ना, फिर शब्दों से भी हम फिर अक्षर पे भी जा सकते हैं। तो अन्य विशिष्ट जानकारी यानी टॉप टू डाउन, टॉप क्या है, समरी समझना, अर्थ समझना, ओवरऑल अर्थ समझना कि किसी कविता का, किसी गीत का क्या मतलब है, और फिर उससे आप आ रहे हैं सेंटेंस पे या पैराग्राफ पे, फिर आप आ रहे हैं वर्ड मीनिंग पे। तो टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप क्या होता, सॉरी हाँ, डाउन टू टॉप जिसको हम कहते हैं बॉटम अप, या बॉटम टू टॉप क्या होता कि पहले विशिष्ट अर्थ जानने की कोशिश है, शब्द अर्थ मान लीजिए, फिर वाक्य की कैसे संरचना होगी, फिर पैराग्राफ कैसे बनेगा, फिर ओवरऑल मीनिंग क्या होगा, तो वो बॉटम अप हो जाता है। यहाँ पे टॉप डाउन इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, तो टॉप डाउन और बॉटम अप पे एक क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, देखो सीधा कविता के अर्थ की बात हो रही है और बाद में विशिष्ट जानकारी पे आ रहे हैं, तो टॉप डाउन, और पहले अर्थ या शब्दार्थ की बात हो रही है, फिर आपकी वाक्य संरचना, फिर आपका जो है पैराग्राफ, फिर जाकर के पूरी कविता, तो वो बॉटम अप है। ठीक, एडमिट कार्ड आ जाएगा 10 दिन पहले, आई थिंक आ जाता है 10-15 दिन पहले, नहीं हफ्ता भर पहले आता है, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है हफ्ता भर पहले आ जाता है, और 1-2 दिन पहले आपका फाइनल एडमिट कार्ड आता है, प्री एडमिट कार्ड आएगा हफ्ता 10 दिन पहले आ जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अध्यापक को काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, बताइए, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। शिक्षक को सही, जब वो कविता का वाचन कर रही हैं अगर अध्यापिका या अध्यापक, तो काव्य शिक्षण को बहुत सावधानी से करना चाहिए। निम्नलिखित में से आपको चूज करना है कौन सी बात सही है, 4 स्टेटमेंट हैं। शिक्षक को सही लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए, यानी लय ताल जरूरी, अगर कोई कविता का पाठन है या फिर काव्य का पठन है। कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए। अब जब आप काव्य का पठन कर रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं कुछ ऐसा कविता से संबंधित कुछ, तो वहां पे एक एक शब्द का अर्थ बताना जरूरी नहीं होता। ठीक, शिक्षक के स्वर तथा मुख पर भाव स्पष्ट होने चाहिए, हाँ, है ना, वो मछली वाली भी अगर कविता सुनाई जा रही है तो भाव नहीं होंगे तो फील ही नहीं होगा कि, है ना, कि एक मछली थी, फिर वो दुख ही आपको, अभी वो कौन सा चल रहा था, एक मछली पानी में गई, वो भी तो मजाक ही चल रहा था, तो भाव जरूरी है यहाँ पे। शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, हाँ, बच्चों को समझ बनी कि नहीं बनी तो वो पूछना चाहिए प्रश्न, है ना। चांद को लेके कविता होती थी, तो जितनी भी कविताएं हैं वहां पे लय और ताल तो सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी काव्य की बात आ रही है। और दूसरा, ये जो भाव है वो स्पष्ट होने चाहिए, उतार चढ़ाव जो है, इंटोनेशन जिसको हम कह रहे हैं, वो होना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, वैसे भी चारों का ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम यहाँ चले गए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12, देखना क्या कहना चाह रहा है कवि। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है, यानी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति जिसको हम कह दे रहे हैं, उसमें कौन सी एक बात निहित नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। पहला ऑप्शन है, पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, यानी फर्स्ट क्लास से ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश को कर दीजिए, या फिर सेकंड ऑप्शन, माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का अध्ययन, यानी जो मिडिल स्टेज है वहां पे आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का भी अध्ययन, ये दोनों ही बातें सही है, संस्कृत की भी बात हो रही है, फॉरेन लैंग्वेज की भी बात हो रही है, बुनियादी संस्कृत शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज में आ जाएगी। बुनियादी वर्षों के दौरान माध्यम के रूप में मातृभाषा, हाँ, जो फाउंडेशनल स्टेज है ना, शुरुआत के जो 5 साल है, 3 से आपके 8 वर्ष तक के, वहां पे जो माध्यम है वो आपका मातृभाषा मदर टंग ही होनी चाहिए, ना कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा ही आपका माध्यम होनी चाहिए सिखाने का। मदर टंग में ही आप पढ़ाइए, बच्चे के घर में जो भाषा बोली जाती है उसी में आप उसको शिक्षा दीजिए प्राइमरी क्लास पे। बुनियादी चरण जो है आपका वो 5 साल का है, FPMS यानी फाउंडेशनल प्रेपरेटरी, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल जिसको हम बुनियादी कह रहे हैं, 3 साल से 8 वर्ष तक का बच्चा जो है आपका, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN मिशन जो है यहीं पे है, निपुण भारत और इन सब की जो बात होती है कि हम बेसिक लिखना पढ़ना और
अर्थमेटिक की स्किल्स, बेसिक कैलकुलेशन बच्चा सीख जाए, ये 3 चीजें यहाँ पे 3R की भी बात होती है बुनियादी चरण पे ही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? यानी जो वो बोल रहे हैं, स्पोकन लैंग्वेज की बात हो रही है, उसका आकलन लगातार होता रहे, उसके लिए बेस्ट तरीका शब्द पढ़वाना, उनसे प्रश्नों के उत्तर पूछना। थर्ड है विभिन्न संदर्भों में बातचीत या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। देखिए बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव या सक्रिय कहाँ है? बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। जब आप उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, है ना, वो मम्मी पापा के साथ बात कर रहा है तब, आप उसको दोस्तों से बात कर रहा है तब, टीचर से बात कर रहा है तब, तो अलग अलग संदर्भ में कोई नाटक की या कोई कविता का पठन करना है, मान लीजिए वाचन करना है वहां, जो सुबह असेंबली होती है स्कूल में, प्रार्थना में, तो ये अलग अलग संदर्भों में कैसे वो भाषा का प्रयोग कर रहा है, जब आप इसको देखेंगे तो सबसे बेहतर तरीका है सतत आकलन हो जाएगा। अलग अलग स्थितियों में आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं। बाकी सब में तो रिपीटिशन या रटवाने वाली बात है, यहाँ उसकी जो अभिव्यक्ति है प्राकृतिक या स्वाभाविक वो निकल के आएगी, नेचुरल एक्सप्रेशन आएगा बच्चे का, जो कि भाषा में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः यानी जो हमारी क्लासरूम्स हैं उसके अंदर विभिन्न पृष्ठभूमि वाले अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, अलग अलग परिवारों से आने वाले बच्चे होंगे, बात सही है। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाई सब बच्चे दूसरे की मातृभाषा क्यों सीखेंगे? थोड़े बहुत शब्द सीख लिए, लेकिन ये कोई रूल थोड़ी है कि जो विभिन्न शिक्षार्थी है वो सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य नहीं है। वो अपने दोस्तों से, मान लीजिए किसी के घर में हिंदी बोली जाती है, उसके दोस्त के घर में पंजाबी बोली जाती है, 4 शब्द सीख लिए, बात अलग है। अनिवार्य नहीं है कि वो दूसरे की मातृभाषा सीखेगा। मातृभाषा में तो अपनी ही पढ़ाई होनी है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। ऐसा भी कहना गलत है कि पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द, अगर 5 भाषाएं बोली जा रही तो 5 के शब्द होंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक को होगी ही होगी। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ये जानना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान दिया जाए। ये महत्वपूर्ण है। शिक्षक के द्वारा भी, शिक्षक को नहीं भी आती भाषा तो सीखेगा, जरूरी नहीं कि पहले से आती होगी सारी भाषाएं शिक्षक को, तो फोर्थ ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब, बुनियादी चरण क्या है? 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज है, प्लेवे से लेके कक्षा 1 और 2 इसी में आ जाता है, ठीक है। तो अधिक संलग्न कब ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ये वाले बच्चे? छोटे बच्चे हैं, कौन सी स्टेज है? अर्ली चाइल्डहुड टाइप की स्टेज है ना। तो अगर हम देखें, हालांकि इसमें 6 वर्ष तक की होती है अर्ली चाइल्डहुड, तो और फिर आपकी लेटर चाइल्डहुड स्कूल एज शुरू हो जाएगी, तो छोटे हैं बच्चे कंपैरेटिवली। वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं, तो ये तो रिपीटेशन हो गया, इसको कहेंगे रटना, बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होना चाहिए, यानी फाइन मोटर स्किल्स ही डेवलप हो, सिर्फ इसी पे फोकस हो, नहीं भाई ग्रॉस भी होनी चाहिए, ठीक। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, तो रिपीट कर रहे हैं। बात हो रही सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कब होंगे? वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चे हैं तो जितने ज्यादा सेंसेस उनके इन्वॉल्व होंगे उतना बेहतर है। प्याजे भी अपनी थ्योरी में कहते ही है, लेकिन ये उनकी सेंसरी मोटर स्टेज से कहीं ऊपर की बात है ना। लेकिन बच्चे के जितने ज्यादा सेंसेस, क्योंकि वो भी आ गया ना 3 वर्ष से लेकर के, जितने ज्यादा सेंसेस उसके इन्वॉल्व होंगे, जितना वो फिजिकली एक्टिव रहेगा, उतना बेहतर सीखेगा। आप देखते हैं छोटी क्लासेस में कविता भी हाथों से, पूरे जेस्चर्स के साथ, हाव भाव के साथ गाई जाती है ना। हर एक चीज का हम, अगर हम आलू कह रहे हैं, बहुत मोटा आलू था, तो करके दिखाते हैं वो चीज हम।